हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं आपको एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र का इंग्लिश बुक कुमार भारती का सेकेंड चैप्टर देने जा रहा हूं और ये चैप्टर किसी की डिमांड है, इसलिए उस बच्चे को मैं ख़ास तौर से बोलूँगा बेटा खूब पढ़ो और कोई प्रॉब्लम आए तो जिस तरह से आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ़िलहाल शुरू करते हैं और ये रहा आपका चैप्टर का नाम है ए साइनोप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। साइनोप्सिस का मतलब होता है सब्सटेंस यानी सारांश, किसी चीज़ का सारांश। कोई बहुत बड़ी चीज़ है और उसको समेट कर अगर छोटी सी चीज़ में शो कर दिया जाए उसको हम सारांश कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए या आपको इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या आपको इससे रिलेटेड इस जो आपका ये चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज़ ए वेल नोन एडवेंचर नॉवेल दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एंजॉयड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। स्विस फैमिली रॉबिन्सन की जो कि एक बहुत ही अच्छी एडवेंचर है, नॉवेल है, ये एक नॉवेल की कथा है और इस कथा को वहाँ के लोगों ने 200-300 साल पहले तक एंजॉय किया। यानी कि एक नॉवेल के ऊपर कहानी है, एक कथा है और कथा का नाम है आ साइनोप्सिस यानी सारांश है इस कथा का, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। It has also been made into graphics novels। देखिए ये कथा जो है 200-300 साल पुरानी है। यहाँ कहते हैं कि it has also been made into graphics novels। इसका जो इस्तेमाल है ग्राफिक्स नॉवेल में भी किया गया है और फिल्म में भी किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कथा इतनी बेहतर है कि इसको लोगों ने ग्राफिक नॉवेल्स में भी इस्तेमाल किया है और फिल्म्स की स्टोरी में भी इस्तेमाल किया है। आगे कहते हैं द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लेर्गीमैन। ये जो कथा है इसको क्लेर्गीमैन, स्विस के क्लेर्गीमैन जॉन डेविड वेस ने लिखा है। क्लेर्गीमैन का मतलब होता है पादरी। तो इस नॉवेल को क्लेर्गीमैन के पादरी जिनका नाम जॉन डेविड है उन्होंने लिखा है। इज़ नॉट जस्ट एडवेंचर, ये केवल एक साहसिक कहानी ही नहीं है। जो उन्होंने जो लिखी है नॉवेल वो एक साहसिक कहानी के ऊपर नहीं है। इट्स एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यू लाइक सेल्फ रिलायंस। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो नॉवेल है ये एक खाली साहसिक नहीं है, खाली आपको इनकरेज करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ सबक भी हैं जो हमें सीखने हैं। जैसे इट एम्स एट टीचिंग यू, आपको कुछ समझाने का भी इसके अंदर मैटर दिया हुआ है। वैल्यू लाइक सेल्फ रिलायंस, जैसे आत्मनिर्भरता के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यानी आपके अंदर एक मकसद, एक टारगेट, एक एम्बिशन होना चाहिए, उसके बारे में लिखा है। लव फॉर योर फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ प्यार करिए, इस तरह का इसके अंदर लिखा हुआ है। कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और ये भी बताया गया है कि आपको बहुत ही होशियारी से जो भी चीज़ें आपके पास में हैं जिससे आप अपना जीवन बिताते हैं, बहुत ही होशियारी से उसको भी इस्तेमाल करना है। यानी वेस्ट कोई चीज़ आपको नहीं करना है।
आगे कहते हैं इट आल्सो हैज़ गुड लेसन रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञान। गुड हस्बेंड्री, गुड हस्बेंड्री का मतलब होता है अच्छे पशुपालन, यानी कि जो हम जानवर वगैरह पालते हैं उसको कहते हैं गुड हस्बेंड्री। एंड इवन मैथमेटिक्स, और यहाँ तक के मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस नॉवेल के अंदर प्राकृतिक विज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ समझाया गया है, अच्छे पशुपालन यानी गुड हस्बेंड्री के बारे में भी समझाया गया है, और यहाँ तक के मैथमेटिक्स के बारे में भी बहुत अच्छा समझाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा शुरू होता है। सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file। देखिए, कहानी सबकी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हैं इस कहानी के अंदर जिससे एक हमें सच्चाई के बारे में भी पता लगता है, लेकिन जो कहानी के अंदर चीज़ें होती हैं जो सच लगती हैं वो सच होती नहीं हैं। गिवन बिलो इज ए सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ ए बेसिक स्टोरी। देखिए, कुछ यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है कि कहानी केवल ये एक सारांश है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि सिनॉप्सिस, ये जो आप जो पढ़ रहे हैं स्विस ऑफ फैमिली, ये पूरी कहानी किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, बल्कि ये केवल एक सारांश है। आगे कहते हैं गिवन बिलो इट इज सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ ए बेसिक स्टोरी। कहानी है विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन। अब देखिए, कहानी का ट्विस्ट आ रहा है। कहते हैं विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रेवलिंग इन अ शिप। इसमें मेन कैरेक्टर विलियम का है, उसके बाद एलिजाबेथ हैं, और उसके बाद उनके बच्चे हैं। यानी 3 कैरेक्टर हैं, एक बच्चे और पिता और उनकी बीवी, यानी माता पिता और बच्चे। कहते हैं कि विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रेवलिंग इन अ शिप। एक जहाज में ये पूरी फैमिली जो है सफ़र कर रही है। When the ship was caught in a great storm, और क्या होता है अचानक कि जहाज तूफान में घिर जाता है, यानी फंस जाता है। The other passengers evacuated without them। अब देखिए, होता क्या है कि जब कोई फंस जाता है मुसीबत में, जहाँ पर जान का जाने का ख़तरा रहता है, तो वहाँ कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है कि वो आए तो हम उसका परमिशन लेकर जाएं, या वो परेशानी में है तो हम उसे छोड़ कर क्यों जाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कह रहे हैं द अदर पैसेंजर्स एवैक्यूएटेड विदाउट देम। जो दूसरे पैसेंजर थे, दूसरे पैसेंजर का मतलब यहाँ पर है कि विलियम, उनकी मिसेज और उनके बच्चों के अलावा जो दूसरे पैसेंजर थे, उन्होंने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना कुछ सोचे समझे हुए उस जहाज़ से चले गए, यानी कि उस जहाज़ को खाली कर दिया, छोड़ दिया। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन। अब देखिए, वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि विलियम और उनकी फैमिली, यानी 3 बच्चे, इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे जो बच्चे, उनका नाम, पहले का नाम फ्रिट्ज, दूसरे का नाम अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। और उनको वो सब लोग अकेला छोड़ कर चले गए। दूसरे पैसेंजर, किसी ने इनकी फिक्र नहीं की कि छोटे छोटे बच्चे हैं या एक लेडीज़ है या विलियम साहब कितने ओल्ड हैं, किसी ने कोई परवाह नहीं की और इनको रास्ते में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि जान सबको प्यारी है। They weathered the great storm waiting in the ship's hold। उन्होंने क्या किया कि मौसम बहुत ख़राब था और उसी जहाज़ पर वो अड़े रहे, रुके रहे और इंतज़ार करते रहे कब ये तूफ़ान ख़त्म हो और हमारी
आगे कहानी चालू हो, यानी आगे हम लोग चलना शुरू करें। आगे कहते हैं द शिप सर्वाइव्ड द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन साइट ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट आइलैंड। वो शिप जो था वो पूरी रात सरवाइव करता रहा, चलता रहा, एंड और फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन साइट ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट आइलैंड। और वो जहाज जो था आखिर में एक द्वीप के पास जाकर रुक गया। और द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। रीफ का मतलब होता है चट्टान। अगली सुबह क्या होता है, दे डिसाइडेड, वो तय करते हैं, कौन, विलियम की बीवी और विलियम के बच्चे, वही फैमिली एक है, ये फैमिली तय करती है कि उनको अब आइलैंड पे ही रुकना है। टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ, और ऐसे आइलैंड पे जाकर रुकना है जहाँ पर उनको चट्टान तक का, यानी दूर तक का दिखाई दे। विद मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड ए वेसल। बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत अच्छे एफर्ट के साथ में उन्होंने क्या किया, दे कंस्ट्रक्टेड ए वेसल, उन्होंने एक बर्तन बनाया आउट ऑफ ट्यूब्स। जो टब वहाँ पर था उस टब को उन्होंने काटा, उस जहाज़ में कहीं पर होगा एक टब पड़ा हुआ, उन्होंने टब को काट कर और उसको एक बर्तन का रूप दे दिया। आफ्टर दे फिल्ड द टब विथ फूड। अब टब देखिए, यहाँ पर टब इन द सेंस वही नहीं है जिसमें हम पानी भरते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी नाव भी हो सकती है, बड़ा सा भी एक कोई ऐसा पॉट हो सकता है जिसमें वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हो। फिलहाल उन्होंने एक टब बनाया, और टब बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर दे फिल्ड द टब विद द फूड, उसके अंदर उन्होंने सारी खाना भरा, जो खाने की चीज़ें थी वो रखी, एंड एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद, अगर रास्ते में बाय द वे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे लड़ सकें, गोला बारूद रखा। एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी, और हर वो चीज़ जो वो आसानी से ले जा सकते थे उन्होंने उसको उसमें रख लिया। अब क्या कहते हैं, दे रोड टूवर्ड्स द आइलैंड, और अब वो एक द्वीप की तरफ, एक चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। अब क्या होता है, अब देखिए जब इतनी चीज़ें हैं और उसके सहारे अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ वेसल का मतलब होता है कि उन्होंने छोटी सी शायद एक नाव बना ली थी। क्या बना ली थी, नाव। आगे कहते हैं कि जो चीज़ वो ले जा सकते थे वो ले गए। आगे कहते हैं टू डॉग्स फ्रॉम द शिप। अब उसके अंदर दो डॉग्स भी थे नेम्ड, और उनका नाम था टर्क एंड जूनो, स्वम बिसाइड हिम, और उनके साथ में ये दो डॉग भी थे। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब पशु यानी जानवर या मवेशी, यानी वो जानवर जिनको हम काट के उनका मीट बेच देते हैं या खा लेते हैं। तो कहते हैं द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, जो हमारा शिप, जो वेसल जो हमारा बना हुआ था, जो उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ मवेशी टाइप के जानवर रखे, गन्स एंड पाउडर्स, कुछ उन्होंने बंदूक, कुछ बारूद, ये सब चीज़ें रखी। कारपेंट्री टूल्स, कुछ उन्होंने ऐसे औजार, ऐसे टूल्स रखे जो कारपेंट्री में काम आते थे। बुक्स, कुछ किताबें रखी। आर्ट डिसअसेंबल पिनैक्स, और उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें रखी जो डिसअसेंबल थी, मतलब डिसअसेंबल का मतलब कि उन्होंने उसको पूरी तरह से बनाया नहीं था। एंड प्रोविजन हैड आल्सो सर्वाइव्ड, और डेली की वो चीज़ें जिससे हमारी डेली मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे, वो सारी चीज़ें उसमें रखी और आगे की तरफ वो चल दिए। आगे कहते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में विलियम यानी जो कि पिताजी थे उन बच्चों के, अटैच्ड द फ्लोटेबल ओल्ड कीज टू वन अनदर एंड बिल्ट ए बो दैट कर्व्ड अराउंड देम।
कहते हैं अगले कुछ दिनों में विलियम ने एक फ्लोटेबल का मतलब होता है तैरने वाली जैसी, तैरती हुई जैसी एक चीज़ बनाई। और चीज़ किसकी बनाई? पुराने, ओल्ड कीज का मतलब पुराने पीपे। उन्होंने क्या किया, पुराने पीपे को काटा और उसको फिर सीधा किया और एक के साथ एक जोड़ते गए, वन एनदर एंड बिल्ट ए बो। उन्होंने एक के बाद एक बनाई और जोड़ते चले गए और उसके बाद उसके सहारे उन्होंने आगे चलना शुरू कर दिया। एंड कर्व अराउंड देम, और उन्होंने उसको चारों तरफ से ऐसा बना दिया जैसे वो आर्मेचर टाइप का, कोई भी अगर उनके ऊपर हमला करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड। अब वो चल दिए और चलने बाद आसानी से वो एक आइलैंड तक पहुंच गए। दे सेटअप अ टेंट, और वहाँ पहुँचने के बाद क्या करते हैं, उन्होंने एक टेंट लगाया। एंड सॉफ्टेंड द फ्लोर विद आर्मोड्स ऑफ ग्रास। दे कट एंड स्प्रेड टू सर्विस एज देयर बेड्स। और जो आसपास में जो घास खड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी घास, उन्होंने उसको काटा और काटने के बाद उसको उन्होंने ज़मीन पर बिछा दिया। और आर्म रोड्स का मतलब कि ज़बरदस्ती उसको मतलब अपने हाथों से खूब दबाया, और दबाया तो वो ऐसा बन गया जैसे बेड। तो उन्होंने क्या किया, ओवरऑल एक छोटा सा बिस्तर बना लिया और वो एक उनके रहने की जगह बन गई। आगे दे केम टू ग्रोव ऑफ ट्रीज। ग्रोव ऑफ ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों का झुंड। दे केम टू ग्रोव ऑफ ट्रीज। अब वो पेड़ों के झुंडों के पास आए जहाँ पर ढेर सारे पेड़ खड़े थे, वहाँ पर आए। वन ट्री ग्रू व्हाट लुक्ड लाइक गोर्ड्स ऑन इट्स ट्रंक। देखिए बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे केले का अगर आप पेड़ देखें तो अगर आप उसको काटेंगे तो उसके अंदर से ना गुआड़ निकलता है, गूदा निकलता है, गूदा जिसको बोलते हैं। अब वो इतना सॉफ्ट होता है केले का पेड़, या बहुत सारे पौधे भी ऐसे होते हैं, पेड़ का तना एक इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप काट के उसका कटोरा भी बना सकते हैं, पतीली बना सकते हैं, औजार भी बना सकते हैं, इवन दो आप व्हील यानी पहिए भी बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि वन ट्री ग्रू दैट लुक्ड लाइक गोर्ड्स ऑन इट्स ट्रंक। एक उनको पेड़ दिखाई दिया, एक पेड़ मिला जो बहुत ही सॉफ्ट था और उसके ट्रंक जो थे ना उसमें गुड़ भरा हुआ था बहुत सारा, मैं जस्ट लाइक लौकी आप कह सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट था। द फादर टोल्ड फ्रिट्स। अब पिताजी ने फ्रिट्स से कहा, फ्रिट्स उनके बेटे का नाम है। द गुड़ वुड मेक एक्सीलेंट बाउल्स। कहते हैं ये जो गुड़ है ना, इससे हम एक बहुत ही अच्छा बाउल बना सकते हैं, एंड स्पून्स और चम्मच बना सकते हैं। एंड दे कट देम इनटू वेरियस अटेंसेस। फिर उन्होंने क्या किया, उसको काटा और उस लकड़ी को जो सॉफ्ट थी चेंज कर दिया, काहे में, अटेंसिल्स में, बर्तनों में। जैसा उन्होंने ऊपर बोला कि हमें बाउल्स और स्पून्स बनाने हैं, राइट। आगे कहते हैं आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू सेफर प्लेस। एलिजाबेथ उनकी बीवी हैं। कुछ दिन के बाद विलियम साहब से, विलियम को इन्फॉर्म किया एलिजाबेथ ने, यानी एडवाइस किया और कहा कि अब हमें बहुत ही कोई अच्छी सेफर जगह, यानी बहुत ही सुरक्षित जगह पर चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जंगल है, जंगल में ये लोग रहते हैं, आइलैंड जस्ट लाइक जंगल ही होता है, वहाँ पर कोई भी जानवर भी आ सकता है। Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. करंट कैंप, जो कैंप में जिसमें ये रहते थे, कहते हैं वो कभी भी लड़खड़ा सकता था, कभी भी उखड़ सकता था। जैसे कोई जानवर अगर आ जाए, जैसे हाथी आ जाए, वो अगर सूंड मार देगा तो ये उखड़ जाएगा। तो क्या है, ये कैंप तो मतलब टेम्परेरी ही होते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर सूखापन बहुत था, वहाँ गर्मी भी बहुत थी। इफ़ दे बिल्ट ए हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकाल। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जंगल की आदत पड़ गई है,
कहते हैं अगर हम कोई एक घर बड़े से पेड़ पर बना लें तो शायद हम ये जंगली जानवर जस्ट लाइक जैकाल, जो सियार या गीदड़ होते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। शी डिस्क्राइब्ड ए परफेक्ट ट्री फॉर ए प्रोजेक्ट, और उसके फ़ौरन बाद वो अपने हस्बैंड को एक पेड़ के बारे में बताती हैं। उन्होंने देखा होगा कहीं पर कोई पेड़, उसके बारे में बताती हैं। अब आगे देखिए, वन हुज ट्रंक वाज नियरली 40 फीट इन डायमीटर। अब कहते हैं कि जिन्होंने जिस पेड़ के बारे में उन्होंने बताया उसका ट्रंक, धड़ यानी तना, तकरीबन 40 फीट डायमीटर में था। द ब्रांचेज वेयर वेरी लॉन्ग, और उसकी शाखाएं जो थीं वो बहुत ही लंबी लंबी थी। एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधी थी। आउट फ्रॉम द ट्रंक, जब वो तने से जब वो दिखाई देती थी, जब दाएं बाएं जब वो जाती दिखाई देती थी तो बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही सीधी थी। मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर ए स्ट्रक्चर, कहते हैं इस पे हम एक बहुत ही अच्छा सा अपना लिविंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं, और हमें जो चाहिए था अब वो हमें मिल गया। आगे देखिए लेटर, बाद में, व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस द फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्रायंगल टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स। जब उन्होंने इसके बारे में पूरा सोचा, इनकी हाइट के बारे में, इनकी विड्थ के बारे में, तो यहाँ आगे कहते हैं कि द फादर टॉट द बॉय ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्रायंगल्स टू मेजर बिग प्रोजेक्ट। इनके पिताजी ने, विलियम ने, अपने बच्चों को पहले ही ज्योमेट्री की अच्छी नॉलेज दे दी थी, और किस तरह से हम अपने मेज़रमेंट को कामयाब करें वो भी सब उन्होंने सब समझा दिया। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मेज़रमेंट जितने भी होते हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों को समझा दिए थे। ही मेजर्ड ए डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक। अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक छोटा सा डिस्टेंस, जो इन्होंने पेड़ देखा था वहाँ से थोड़ी दूरी का इन्होंने डिस्टेंस लिया। देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स, और उसके बाद उन्होंने एंगल्स कैलकुलेट किए यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रॉड्स बनाई, यानी लकड़ी के गोल गोल डंडे बनाए। डिटरमाइनिंग दैट लोएस्ट ब्रांच वाज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड, और ये इस तरह के तय कर रहे हैं कि इसकी दूरी जो है, मतलब पेड़ से ज़मीन तक की दूरी जहाँ पर उनको जगह बनानी है, तकरीबन 30 फीट की होगी। क्या किया इन्होंने, द मैन नॉटेड द रोप। अब वहाँ से लेके और नीचे तक इन्होंने क्या किया, रोप बांधना यानी रस्सी बांधना शुरू की। एट सर्टेन इंटरवल्स एंड अटैच द पीस ऑफ बम्बू इन ईच नॉट, और हर नॉट पे उन्होंने एक छोटा छोटा बम्बू यानी छोटा छोटा डंडा बांधा। जानते क्या कर रहे हैं, ये एक चढ़ने के लिए और उतरने के लिए एक सीढ़ी बना रहे हैं। दस दे क्रिएटेड देयर लैडर्स, आ गई बात वही, और उन्होंने इस तरह से एक सीढ़ी बना ली। आगे कहते हैं फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्ट ड्रिफ्ट फूड। अब सीढ़ी बना ली। अब होता क्या है, जब हम मकान बनाते हैं तो हमें लकड़ी चाहिए होती है और उसको बांधने के लिए रस्सी चाहिए होती है। तो पहले के लोग जो जंगलों में रहते थे या पहाड़ों पे रहते थे वो इसी तरह से रहते थे कि उन्होंने अच्छे अच्छे पेड़ देख लिया और उसके बाद उस पर कुछ उन्होंने रहने का साधन कर लिया और अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर दी। तो यहाँ पर कह रहे हैं फादर रिटर्न टू द बीच। अब वहाँ से पिताजी जो है यानी विलियम जो है वो बीच पर वापस आते हैं। बीच यानी जो समुद्र का जो किनारा होता है इसको बीच कहते हैं। एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट फूड, और उन्होंने वहाँ से कुछ ड्रिफ्ट फूड इकट्ठा किए। ड्रिफ्ट फूड का मतलब होता है कि जो लकड़ी आराम से पानी के ऊपर तैर सकती हैं और जब वो तैर के किनारे पर आकर किनारे पर लग जाती हैं, पानी नहीं मिलता तो बेचारी वहीं की वहीं रह जाती है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट फूड। कहते हैं उन्होंने ड्रिफ्ट फूड को इकट्ठा की, थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड ए स्लेज,
और उन्होंने ये सोचा कि इन ड्रिफ्ट फ्रूट को काट कर मैं हथौड़े बनाऊंगा। हथौड़ा जो हैमर होता है ना, उसकी तरह बात कर रहे हैं कि ये हथौड़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आइसलैंड में है, जानवर कोई भी आ सकता है, अटैक कर सकता है। ऑन रनर रेदर देन व्हील्स, इससे पहले कि ये कुछ इस तरह की प्लानिंग करते कि मुझे अच्छे अच्छे व्हील बनाना है और एक गाड़ी बनानी है, तेज़ी से चलना है, उन्होंने इस प्लानिंग को पूरा नहीं किया, बल्कि उसकी जगह इन्होंने कोशिश ये की कि मुझे स्लेज बनानी है, यानी हथौड़े बड़े बड़े बनाने, एक तरह से हथियार तैयार करना है। लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। मेनवाइल, उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। मेनवाइल एलिजाबेथ अनाउंस, देखिए दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, जो भी मतलब कोई भी चीज़ लाते थे या कहीं छोड़ने जाना पड़ता था तो ये स्लेज की मदद लेते थे ताकि रास्ते में सेफ्टी हो सके। जबकि meanwhile Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants। अब ये जहाँ पर रहते थे तो एलिजाबेथ ने क्या काम किया कि कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दिए, वहाँ पर ऐसा उत्पादक शुरू कर दिया जो अच्छा होता। जैसे उन्होंने हेल्दी प्लांट्स पैदा करना शुरू कर दिए। कॉर्न, कॉर्न का मतलब वो क्या बोलते, भुट्टा बोलते हैं उसको, कॉर्न पैदा करना शुरू कर दिया। मेलन्स, खरबूजे, तरबूज या पम्पकिन या कद्दू एंड कुकुम्बर्स वर ऑलरेडी ग्रोइंग, कहते हैं। और वो इसके साथ साथ कुकुम्बर्स वगैरह की भी वहाँ पर खेती करने लगी। यानी जब वो रहते रहते वहाँ पर इतना मैच्योर्ड हो गई तो उन्होंने वहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादक भी शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, ओनली द फादर एंड फ्रिट्ज ट्रेवल टू द वुड्स, वो उस लकड़ी के साथ में सफ़र करते हैं। एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्जोटिक प्लांट्स एज वन विद वैक्सी फ्रूट। अब जब वो सफ़र करते हैं, रास्ते में जाते तो उनको वैक्सी फ्रूट मिल जाता है। यानी एक ऐसा पेड़ होता है जिससे आप मोम तैयार कर सकते हैं और मोम से आप कैंडल बना सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इनको एक ऐसा पौधा मिल गया जिससे ये मोम तैयार कर सकते थे। फ्रॉम विच कैंडल कुड बी मेड, और उस मोम से ये कैंडल भी बना सकते हैं। और कैंडल क्यों बनाएंगे, घर पे रोशनी भी होगी और इनका शायद बिजनेस भी थोड़ा सा हो जाए। Fritz discovered a tree exuding a rubbery sap from which his father claimed that they could make boots। अब उसके बाद क्या है, इनको एक रबरी सैप मिल जाता है। इनके फादर फ्रिट्ज डिस्कवर्ड करता है एक रबरी सैप का ट्री, और उस रबरी सैप के ऊपर इसके पिताजी चढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, उससे चमड़ा बनता है और चमड़े से इन्होंने बूट बनाना शुरू कर दिए। बूट का मतलब जूते। आगे देखिए, कहते हैं थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बिलोंगिंग्स। अब देखिए जंगल में है और जंगल की लाइफ जो होती है बहुत टिपिकल होती है। उसमें आप कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि आपने अगर एक चीज़ बना ली या रख ली तो आप परमानेंट सेफ हो गए हैं। कभी भी आपके ऊपर अटैक होगा, छोटा जानवर बड़ा जानवर कभी भी अटैक कर सकता है और आप एक जगह पे रुक भी नहीं सकते। आगे उसी चीज़ को बता रहे हैं, थिंकिंग एड ऑफ द नेक्स्ट विंटर। अब वो अगले सर्दियों के बारे में, अगली ठंड के बारे में सोच रहे हैं। फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ, और उसके पिताजी यानी विलियम कहते हैं कि हमें अब कोई ऐसी जगह चूज़ करना चाहिए जहाँ पर हम, हमारी फैमिली और हमारी वो चीज़ें जो हमारे साथ रहती हैं वो पूरी तरह से सेफ रहें। फ्रिट्ज केम अप विद द आइडिया ऑफ ए केव। फ्रिट्ज जो उनका बेटा है उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम केव के अंदर रहें, गुफा के अंदर रहें।
Not finding one, they thought of carving out their own cave in the rock, abutting their camping site on the smooth face of the rock. देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. उनके दिमाग में एक आइडिया आया है फ्रिट्ज के, और यहाँ पर कहते हैं नॉट फाइंडिंग वन, और उनको इस तरह की कोई जगह नहीं मिल रही है जो केव की तरह हो जिससे वो पूरी तरह से सेफ रहें. लेकिन उनका ऐसा मानना है, वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों को एबटिंग का मतलब होता है सीमा पर इकट्ठा होना या सटे हुए. ठीक है, उनका अपना ऐसा मानना है कि हमें अब सब लोगों को इकट्ठे होकर एक दल में, एक शिविर में रहना होगा और एक बड़े से पत्थर पे अटैक करना होगा. अटैक करने का मतलब कि हमें पत्थर को काट कर एक केव टाइप की, गुफा टाइप की बनानी होगी. फादर मार्क द डायमेंशन फॉर एन ओपनिंग. उनको एक पत्थर मिला, उन्होंने उसके ऊपर मार्क किया कि हमें किस तरह से इसको तराशना है. एंड दे पिक्ड अवे एट द हार्ड सरफेस विद देयर एक्स, चेजल, हैमर्स एंड शॉवल्स. और अब उन्होंने क्या किया कि छेनी, हथौड़ी, फावड़े और कुल्हाड़ी, इन सब के साथ में उन्होंने उसके ऊपर हमला किया और उसको एक केव में कन्वर्ट करने लगे. और पत्थर के अंदर होल करना या उसको बनाना बहुत ही मुश्किल काम, बहुत मेहनत का काम है, या आपके अंदर टेक्निक अच्छी हो. ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज, अगले कई दिनों में, द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट ऑफ एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव. अगले कुछ दिनों में क्या होता है कि उन्होंने उस पत्थर के अंदर इस तरह से काटा कि वो खिड़कियां बन गईं, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी भी आने लगी, राइट, और थोड़ी थोड़ी हवा भी. When they had finished, और जब उन्होंने पूरा काम कर लिया, they had 4 rooms complete with a fireplace. देखिए फायर प्लेस का मतलब यहाँ पर चिमनी है. कहते दे हैड 4 rooms complete with the fireplace. उन्होंने उसमें 4 रूम बना लिए, उस पत्थरों को काट काट के 4 रूम बना लिए, और एक चिमनी भी बना दी जिससे अंदर की चीज़ बाहर चली जाए. जैसे अगर आग वगैरह थोड़ी बहुत जला रहे हैं तो स्मोक वगैरह बाहर चला जाए. दे नाउ हैड ए न्यू विंटर होम. ये उनके लिए एक तरह से ठंड का कमरा बन गया, यानी कि ठंड से बचने का बहुत ही अच्छा रूम मिल गया इनको. बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट लेफ्ट ऑप्रेसिव. का मतलब, ऑप्रेसिव का मतलब तंग करने वाला, सताने वाला, परेशान करने वाला, परेशान होने वाला. कहते हैं क्योंकि उसके अंदर लाइट बहुत कम जाती थी और वो इस तरह का बना हुआ था, इसलिए उसके अंदर रहने वालों को परेशानी बहुत होती थी. टू रेमेडी दिस, फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट. अब उन्होंने क्या किया, इससे भी बचने के लिए उन्होंने क्या किया, फादर एंड जैक रिग्ड अप, यानी रिग्ड अप का मतलब होता है सही से बांधना. उन्होंने एक नई लाइट बहुत सही से वहाँ पर लगाई, यानी दे फाउंड अ बम्बू पोल. और कैसे लाइट लगाई, दे फाउंड ए बम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग. एक फ्लोर से लेके सीलिंग तक उन्होंने एक बम्बू लगाया, यानी बांस लगाया, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी लाइट लगाई. आपको ध्यान होगा पहले की जो लाइट होती थी बहुत बड़ी बड़ी होती थी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा दिया रखा जाता था, वो लाइट की बात हो रही है. देन आफ्टर securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp. उसके बाद क्या होता है, जैक ऊपर चढ़ता है, ऊंचाई तक उस बम्बू के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर जाकर उस लैंप को लटका देता है. That they had rescued from the ship.
ये लाइट जब वो शिप से आए थे, जब वो तूफान आया था, तो वहाँ से साथ में लेकर आ गए थे। और शिप के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लाइट होती हैं। आगे देखिए वन डे दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हट हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक दिन क्या होता है, वो देखते हैं कि एक फैमिली की झोपड़ी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड का मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। एंड द कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट हैड बीन ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है रौंदना या कुचलना। एंड र्यून, आगे कहते हैं और उनकी जो फसल थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमला ज़रूर किया है। आगे कहते हैं देयर वेयर ह्यूज फुट मार्क्स एवरीवेयर। अरे हर जगह पर बहुत ही फुट मार्क्स थे, यानी कि पद चिन्ह, पैरों के निशान। फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्री एज वेल एज मेनी ह्यूज फुटप्रिंट्स विच ही आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हेड। उनके पिताजी ने मैसिव डैमेज, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े। फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्रीज एज वेल एज मेनी ह्यूज फुटप्रिंट, बहुत बड़े बड़े उन्होंने निशान देखे। और उससे हमें ये पक्का हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये निशान सिर्फ एलिफेंट के हैं। और वो भी एक एलिफेंट नहीं, पूरा झुंड का झुंड यहाँ पर आया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फैमिली बिगेन टू डिज़ाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड्स। अब अगली सुबह ये लोग ये तय करते हैं कि भाई ये जो इतना बड़ा हमला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग इसके लिए तैयार रहें और हमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग इस तरह से कुछ तैयार करें जिससे कि जानवर हमारे नज़दीक ना पाएँ, यानी हमारे ऊपर हमला वो लोग ना कर सकें। दे आल्सो फाइनलाइज्ड देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेजिडेंस। फिर वो तय करते हैं कि अब हमें नए मकान में रहना है, अब यहाँ हम लोग नहीं रह सकते। रेदर देन बिल्डिंग ए हाउस ऑन स्टिल्स, एक हमें बिल्डिंग भले ही ना मिले लेकिन छोटा सा घर मिल जाए। स्टिल्स का मतलब यहाँ पर होता है लट्ठा या शैतीर, यानी शैतीर के बने हुए या लट्ठे के बने हुए मकान हमें मिल सकते हैं। विच द एलिफेंट्स कुड नॉक डाउन इजली, लेकिन इन मकानों को भी एलिफेंट्स का अगर झुंड आ जाता है, हेड ऑफ एलिफेंट्स अगर आ जाता है, तो आराम से उसको नॉक डाउन कर सकता है, यानी कि वो इनको गिरा सकता है। दे वुड यूज 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोइंग इन ए स्क्वायर नियर वन another as the foundation। अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इन्हें 4 ऐसे मजबूत पेड़ चाहिए हैं जो स्क्वायर में हो, यानी एक कॉर्नर दो। स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि जो स्क्वायर में हो वहाँ पर हम आराम से अपना मकान बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही मजबूत फाउंडेशन उनकी होना चाहिए। द ट्रीज वेयर ऑफ इक्वल साइज अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट। कहते हैं जो पेड़ हों वो चारों इक्वल साइज़ के होना चाहिए और तकरीबन उनकी हाइट जो है 12 फीट की कम से कम होनी चाहिए। 10 दे बिल्ड अनदर सेफ होम, और इसके साथ ही वो एक अच्छा मकान बना सकते हैं अगर ये चीज़ हमें मिल जाती है तो। 10 years passed एंड द यंग बॉयज वे आर नाउ यंग मैन। अब मकान भी उनको मिल गया सब कुछ, और 10 साल तकरीबन हो गए, और हुआ क्या कि छोटे छोटे बच्चे जो थे ये अब जवान हो गए। एंड देयर पेरेंट्स वे आर वेरी प्राउड, लेकिन इनके माता पिता को इनके ऊपर बहुत नाज था, बहुत घमंड था। दे कॉल्ड द आइसलैंड, जहाँ आइसलैंड पे ये रहते थे, तो कहते हैं उस आइसलैंड को इन्होंने न्यू स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया। मैनी एडवेंचर्स अकर्ड ओवर द ईयर, इन सालों में यानी इन 10 सालों में बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारे यहाँ पर साहसिक काम हुए हैं। आगे देखिए, ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड
Fritz had knocked down an albatross. ये जो है एक बहुत बड़े पक्षी का नाम है। एल्बाट्रोस जो है एक बहुत बड़े पक्षी का नाम है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि शोर का मतलब होता है किनारा, ऑन द शोर, किनारे पर, ऑफ अनदर आइलैंड, दूसरे आइलैंड के किनारे पर। फ्रिट्स हैड नॉक डाउन एन एल्बाट्रोस, फ्रिट्स जो लड़का था उसने एक पक्षी को अपने कब्जे में कर लिया। नॉक डाउन का मतलब यानी पटक दिया, गिरा दिया, यानी अपने कब्जे में कर लिया। विच वॉज थ्रेटिंग टू अटैक हिम, जो इसको शायद धमकी दे रहा था, इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा था। एंड फाउंड ए रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग, और तो जब इसने इसको गिरा दिया तो क्या देखता है, इसके पैर में कुछ ना कुछ बंधा हुआ है। ऑन द रैग वॉज अ मैसिव that an English woman had been stranded, stranded का मतलब फंस जाना या फंसा हुआ, on the smoke rock। कहते हैं कि on the rag was a message, उसके जो पक्षी था उसके पैरों के बीच में एक मैसेज फंसा हुआ था, मैसेज था। English woman had been stranded ऑन द स्मोक रॉक, और मैसेज क्या था कि एक इंग्लिश लेडी है, वो एक ज्वालामुखी टाइप का जो पर्वत होता है जहाँ से बहुत सारे धुआं निकलते हैं, वहाँ पर एक फंस गई है औरत। ये मैसेज उसके अंदर लिखा है। फ्रिट्स हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वाज, फ्रिट्स ये नहीं समझ पाया कि जो मैसेज लिखा है ये कितना पुराना है, वो नहीं समझ पाया। हिज फादर सजेस्टेड दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक ए रेफरेंस टू ए वोल्कानो, वोल्कानो का मतलब ज्वालामुखी। तो कहते हैं उसके पिताजी ये सजेस्ट करते हैं कि स्मोकिंग रॉक का मतलब यहाँ पर है कि कोई ना कोई ज्वालामुखी कहीं पर है और जिसमें वो मोहतरमा यानी वो इंग्लिश लेडी फंसी हुई है। सिंस देयर वेयर नो वोल्केनोज इन द विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब आसपास, जबकि इस वक्त में कहीं पर कोई ज्वालामुखी आसपास में दिखाई नहीं दे रहा है। द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम 100 ऑफ माइल्स अवे, 100% कि ये चिड़िया कई सौ मील दूरी से, यानी पक्षी कई सौ मील दूरी से यहाँ पर उड़कर आया है। आगे देखिए क्या होता है। हाउएवर, जबकि फ्रिट्स फेल्ट द समवन नीडेड हिज हेल्प, जबकि फ्रिट्स को ऐसा एहसास हुआ कि उसमें जो उसके बीच में जो मैसेज दिया हुआ था कि उसको किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत है। एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू फाइंड द सेंडर, और उसने पूरी कोशिश ये की कि जिसने भी मैसेज लिखकर भेजा है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, वो उसको फाइंड आउट कर लेगा और उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। बिफोर रिटर्निंग होम, और घर वापस आने से पहले, ही हैड रिटन हिज ऑन नोट ऑन द रैक। कहते हैं उसने उस पक्षी के जो मैसेज जहाँ पर लिखा था उसने उसके ऊपर एक नोट लिखा, और क्या लिखा, रिटाइड इट टू द अल्बाट्रोस लेग, और उसने उसको उसके पैरों में अच्छी तरह से बांध दिया। एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ, जब बांध दिया तो वो उड़ गई, तो उसने देखा कि हाँ ये अब उड़ गई और दूर तक चली गई। द नोट टोल्ड, नोट में क्या लिखा था, वो क्या बताना चाह रहा था, हुएवर रिसीव्ड इट, कि जो कोई भी इसको रिसीव करे, डोंट डिस्पेयर, निराश बिल्कुल मत होइए, हिम्मत मत खोइए, हेल्प इज़ नियर, मदद बिल्कुल आपके पास है, यानी कि आपकी कोई ना कोई मदद करने वाला है। फ्रिट्स देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन जेनी मॉन्ट्रोस, फिर क्या होता है, फ्रिट्स ने बहुत आराम से युवती जेनी मॉन्ट्रोस को बचा लिया। दाव, जबकि हुआ क्या, शाई एट फर्स्ट, उसको पहले तो बहुत शर्म आई। सून शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, और जल्द ही वो रॉबिन्सन की फैमिली में रहने लगी
और उस परिवार का एक हिस्सा भी बन गई। आगे देखिए क्या होता है। वन डे, एक दिन, दे सा ए शिप विच हैड लेड एंकर। एंकर का मतलब यहाँ पर लंगर। एन encampment had been set up on one of the smaller island। एक दिन उन्होंने एक जहाज देखा जिसमें लंगर था, बहुत सारा खाना रखा था। एन encampment का मतलब होता है पड़ाव। छोटे द्वीपों में से एक पर एक अतिक्रमण स्थापित किया जाता था, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो लोग रहते थे। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास। स्पाई ग्लास आपको ध्यान होगा, जब पहले के जहाज़ चलते थे बहुत लंबी लंबी बीन टाइप के उनके पास कैमरे होते थे जिसको वो लगा कर देखते थे, तो उसको कहते हैं स्पाई ग्लास, हिंदी में दूरदर्शक यंत्र। वो लोग क्या करते थे कि पहले चेक करते थे अपने स्पाई ग्लास से कि सब मामला ठीक ठाक है या नहीं है। फ्रिट्ज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन्ड इट अप। उन्होंने तय किया कि जब हम घर वापस आ जाएंगे तो आने के बाद ये जो हमारा स्पाई ग्लास है फिर हम इसको भी साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। दे डिड नॉट वांट टू क्रू टू थिंक दे वीआर सैवेज। अब देखिए, जो उन्होंने पहले एक शिप देखा था ना, तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते थे कि शिप वाले या क्रू वाले जब उनको देखें तो वो ऐसा लगे कि ये लोग जंगली लोग हैं या असभ्य है या जंगल में रहते हैं। वो लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि इनकी फीलिंग कुछ हमारे लिए गलत हो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, फ्रिट्ज एंड हिज फादर मेड द कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ऑन हिस्ट्री एज वेल एज जेनीस। फ्रिट्ज और उसके पिताजी दोनों उस शिप के कैप्टन से मिलते हैं और उनको अपनी पूरी कहानी जो अभी तक उनके साथ हुआ है वो सब बताते हैं, और साथ में जेनीस के बारे में बताते हैं कि जेनीस भी एक लड़की हमारे साथ है, वो इस परेशानी में थी वगैरह वगैरह, सब बताते हैं। टू एवरीवन सरप्राइज, बस यहीं पर थोड़ा कॉमा लग जाता है। टू एवरीवन सरप्राइज, हर कोई ताज्जुब में आ जाता है उनकी कहानी को सुनकर। जहाज़ के क्रू वाले जब ये कहानी सुनते हैं और ताज्जुब करते हैं। इट हैड बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च। ये और कोई नहीं था, ये जेनी के पिताजी थे जिन्होंने कैप्टन को अपनी बेटी को सर्च करने के लिए भेजा था। लेकिन जब उन्होंने ये कहानी सुनी तो वो बहुत ही खुश हुए। ही बिलीव्ड हिज डॉटर वाज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 years, और उनको पूरा विश्वास था कि भले ही 3 साल मेरी बेटी को हो गए लेकिन मेरी बेटी अभी भी जीवित ही है। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर, और कप्तान ने ही, जो उसका जहाज़ का शिप का जो कैप्टन था, उसने ये उनको एडवाइस किया था, इनको सलाह दी थी कि हम लोग उसको खोजते हैं, वो मिलेगी ज़रूर कहीं ना कहीं। वन विद अ बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन। अब देखिए क्या होता है, जब बहुत दिन के बाद कोई चीज़ आती है, मिलती है, तो खुशी जो है फूट पड़ती है। अब यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं, वन विद अ बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन द फैमिली, पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्ज़रलैंड। उन्होंने बहुत खुशी मनाई, सब पैसेंजर्स में बहुत खुशी थी, क्रू मेंबर में सब बहुत खुशी थी, और जो जहाज़ वाले थे, जो हेड थे उसके, वो भी सब लोग बहुत खुश थे जो जहाज़ स्विट्ज़रलैंड की तरफ जा रहा था। एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी। यहाँ प्रॉस्पेरिटी का मतलब गरीबी है। इन सब लोगों को बहुत ताज्जुब था इन लोगों की पोजीशन देखकर, प्रॉस्पेरिटी देख के। एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर, और इतनी बढ़िया हेल्थ थी। इन सब चीज़ों को देखकर उन लोगों को बहुत ताज्जुब था। एज द डे एंडेड, और जैसे जैसे दिन बीतता गया, द फादर रियलाइज्ड दैट डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट हु वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड और रिटर्न विद द शिप। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए तो उसकी लड़की के बाप ने ये
फैसला लिया कि भाई देखो हम लोगों को वापस जाना है। अब तुम सब लोगों को तय करना है किसको वापस जाना है हमारे साथ में और किसको रुकना है। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिडंट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि हम इस आइलैंड को छोड़ के कहीं और जाएं। आगे देखिए, कहते हैं दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से वो यहाँ पर रह रहे थे। एंड हैड ग्रोन यूज्ड ऑफ देयर लाइफ, और उन्होंने तकरीबन पूरी जिंदगी यहीं पर बिता दी। जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। क्या आप में से, जेनी यहाँ पर पूछती है कि जेनी ने पूछा क्या आप में से कोई इंग्लैंड वापस जाने के लिए हमारी मदद करेगा, यानी कोई हमारे साथ इंग्लैंड वापस जाना चाहेगा। फ्रिट्ज वाज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, पहला जो लड़का था वो फ्रिड था जिसने रिस्पॉन्ड किया, यानी रिस्पॉन्ड करने मतलब वो इंटरेस्टेड था जाने के लिए। ही ऑफर्ड चीट्स फॉर अस हु वे गोइंग टू यूरोप, उसने खुशी का इजहार किया। यूरोप अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अर्नेस्ट जो छोटा भाई था वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड, उसने अपनी इच्छा दिखाई, अपनी मर्जी बताई कि मुझे मम्मी पापा के साथ ही रहना है। जैक आल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, और जैक ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला कि मैं भी यहीं पर रुकना चाहता हूँ। फ्रांस द यंगेस्ट बॉय, जो सबसे छोटा बेटा था, डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्ज इन लिविंग, वो फ्रिट्ज के साथ जाना चाहता था, यानी कि इंग्लैंड जाना चाहता था। तो फ्रांस वांटेड टू चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, फ्रांस क्यों जाना चाहता था? फ्रांस चाहता था कि मैं जाऊं और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाऊं। बिफोर फ्रिड लेफ्ट ही टोल्ड द पेरेंट्स, जाने से पहले उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर, मेरा प्यार जेनी है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। द फादर हैड केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर्स, जितने भी साहसिक काम अभी तक उनकी ज़िंदगी में इस आइलैंड पर हुए हैं उन्होंने सब नोट डाउन किए हैं, तो वो सब उनके पास पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। दे हैड ऑन द आइलैंड, सब आइलैंड में रहते तो वहीं पर है। ही हैंडेड ओवर द जर्नी टू द कैप्टन टू बी पब्लिश, उन्होंने सारे अपने रिकॉर्ड उस कैप्टन को दे दिया और कहा इसको आप पब्लिश करा दो, यानी कि लोगों को पता लगे कि हमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। देन द शिप डिपार्टेड, और इसके बाद वो शिप उन लोगों को लेकर चला जाता है। तो ये थी पूरी एक कहानी, सारांश था और बहुत ही अच्छी कहानी थी, बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया है। आप लोग शुरू से आखिर तक इसको सुनिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए। और अगर इसके क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी में चाहिए हो, हिंदी से इंग्लिश में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।